हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सैंपल पेपर नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 7। ऑलरेडी 6 पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। वो सारे सैंपल पेपर अपलोडेड हैं। सारे सैंपल पेपर को आप लोग देखिए, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए और बहुत सारे सैंपल पेपर को प्रैक्टिस भी कीजिए आप लोग। शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा से आपको बताया है कि थोड़ा सा आप लोगों को जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और फिर हमें क्या करना है, पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। यही सैंपल पेपर सोल्यूशन की बुक्स, प्रीवियस ईयर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से आप इन सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन से। पहला जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। हमें सभी के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। यहाँ पे जो पहले 12 क्वेश्चन है वो क्या है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 13 to 18 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। जो क्वेश्चन नंबर 13 to 18 है वो क्या है, वो 2 नंबर है। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। यहाँ पे जो आंसर है वो 50 वर्ड्स से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 to 23 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। जो क्वेश्चन नंबर 19 to 23 है वो 4 नंबर के हैं। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। यहाँ पे जो आंसर है वो 100 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 to 26 आर पैसेज, कार्टून बेस्ड एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन, आंसर अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 है, एक उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा मैप, तीसरा वाला कार्टून बेस्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। Question number 27 to 30 are of 6 marks each. Answer to these questions should not exceed 170 words. There is an internal choice in 6 marks question. Internal choice रहेगी 6 marks के question में, मतलब ये वाले जो questions है इनमें internal choice रहेगी, या तो ये वाला question attempt करो या ये वाला question attempt करो। Clear है? अब ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, अधिकतर यही कि ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर में रहेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर मिले एक बार इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लेना। कई बार चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, इंडिया साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद डैश इन अगस्त 1971। कौन सी कंट्री के साथ हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी? यूएसएसआर, चाइना, यूएसए, ब्रिटेन। तो ऑप्शन है यूएसएसआर। यूएसएसआर के साथ में हमने क्या ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी 1971 में। अब अगस्त ध्यान नहीं भी है तो इतना आपको ध्यान हुआ होगा कि 1971 में क्या था, 1971 में हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी यूएसएसआर के साथ। क्लियर है? अगले सवाल के टूवर्ड्स बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोवियत इकोनॉमी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है सोवियत इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, हमें वो बताना है। सोशलिज्म वॉज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ठीक है। स्टेट ओनरशिप रॉन्ग बोला है, ठीक है। स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। अब इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम वहां पे कहाँ थी बेटा, इकोनॉमी। ये सब कुछ सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, उनकी प्लानिंग के हिसाब से चलता था। लोगों के पास में कोई फ्रीडम नहीं थी। पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, लोगों के पास में यहाँ पे क्या था, लोगों के पास में यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं थी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हेयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज। इंडिया के जो पहले होम मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फर खान, डॉक्टर CR दास, ठीक है। तो
क्वेश्चन सिंपल सा है, आई थिंक ये जवाब आपको पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल इज द राइट आंसर। वो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, एज वेल एज वो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मतलब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरेंट कंपनी ऑफ अमूल इज, अमूल कंपनी का पेरेंट कंपनी कौन सा है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, सूरत कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। जो अमूल है वो गुजरात की कंपनी, गुजरात की कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वहां से अमूल का, वहां से हम देखते हैं जन्म हुआ है। ठीक है, राजस्थान और इनका कोई रोल नहीं है। हाँ, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि सूरत गुजरात में ही आता है, बट यहाँ पे आपको गुजरात को ही ध्यान रखना है, पर्टिकुलर सिटी के नेम को ध्यान नहीं रखना है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल, असर्शन रीजन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक असर्शन क्वेश्चन है, असर्शन है और उसी का क्या है, उसी का यहाँ पे फिर रीजन दिया गया है। असर्शन क्या है? द माओइस्ट मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। जो माओइस्ट मूवमेंट है वो क्या, वो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था। उसका रीजन, द माओइस्ट मूवमेंट एक्सपांडेड टू गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, और इनमें से क्या ये जो रीजन है ये इस स्टेटमेंट का है। ठीक है, both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये गलत है। जो माओइस्ट मूवमेंट है वो गुजरात और महाराष्ट्र तक कभी मतलब वहां नहीं है। तो माओइस्ट मूवमेंट स्टार्ट तो वेस्ट बंगाल से हुआ था, लेकिन ये जो है ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सारे ऑप्शन सब में सेम ही होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स बढ़ते हैं। देन द कम्युनिस्ट लीडर इन इंडिया, अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन, द कम्युनिस्ट लीडर इन इंडिया वर विलिंग टू सपोर्ट ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर 2। द कम्युनिस्ट लीडर इन इंडिया वर विलिंग टू सपोर्ट ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर 2। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट एंड भारतीय जनसंघ वॉज सेम। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ की थी वो सेम थी या नहीं? तो यहाँ पे ये इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम नहीं थी और ये वाली चीज जो है वो एकदम सही है। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इनकी आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है। कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है वो इस डायरेक्शन में जाके बात करती है और भारतीय जनसंघ की जो आइडियोलॉजी है वो इस डायरेक्शन में जाके बात करती है। कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजी है इन दोनों की। क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स बढ़े। विच कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम। इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस की वजह से नैम स्टैब्लिश हुआ है? इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, सियारो कॉन्फ्रेंस एंड मिन्स्क कॉन्फ्रेंस। तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस सभी को पता है। इस कॉन्फ्रेंस से हमने क्या देखा है? इस कॉन्फ्रेंस से हमने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम देखा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली चीजें हमने इस कॉन्फ्रेंस से अपने देखी है। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। इनमें से कौन से लीडर ने कौन नारा दिया है जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया है। पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के पद पे वो सारी चीजें संभालते हैं, तब उन्होंने किसानों का मनोबल और जवान जो कि सेना पे थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय वार वगैरह, इकोनॉमिक क्राइसिस, सारी चीजें हो रही थी, तो किसान का भी मनोबल बढ़े और जो जवान है उनका भी बढ़े, ये कहते हुए उन्होंने नारा दिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी टू रिस्टोर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। तो जब कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो इंदिरा गांधी ने 1967 जनरल इलेक्शन में हमने देखा था कि उसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या बोला है? पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम भी दिया है। ठीक है, 1961 में पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक का भी नाम दिया है। और यहाँ पे
इंदिरा गांधी ने फिर 5 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई थी, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट और 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो वो 20 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई थी। उस 20 पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से वो जनता को ये मैसेज देना चाह रही थी, वो किसी तरीके से पीस और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस को इंश्योर कर मतलब पीस और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ों को इंश्योर करना चाहती थी, एक मैसेज देना चाहती थी। तो उनके प्रोग्राम का नाम था 20 पॉइंट प्रोग्राम। वो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम, उन्होंने 20 पॉइंट्स बताए थे जिससे कि इकोनॉमी को सही से सुधारा जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं 10 में और 20 में, तो ध्यान रखना 20 पॉइंट प्रोग्राम था, ठीक है। 5 और 15 नहीं था, ये सभी को पता है, लेकिन 20 पॉइंट प्रोग्राम था वो। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स बढ़े। अंडर द लीडरशिप ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सैयद, under the leadership of Mufti Muhammad Sayyid and a coalition with the Congress, which one of the following political party formed government in the 2002 in Jammu and Kashmir? मुफ्ती मोहम्मद सैयद के लीडरशिप में और कांग्रेस और एंड दी कोएलिशन विद कांग्रेस, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने 2002 में अपनी सरकार बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर में? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, पीपल्स पार्टी एंड तृणमूल कांग्रेस। सो इट वाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में फेमस है, ये वहाँ पे नहीं, ये भी नहीं है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका जम्मू एंड कश्मीर से बहुत अच्छा खासा, अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये वाली पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉलिटिकल पार्टी को जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा जाता है, ठीक है। सो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Dash Commission has recommended reservation for OBCs in central and state government। कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया है रिजर्वेशन OBCs का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में? ठीक है, तो एसके धार मंडल कमीशन, SC नियोगी राज मन्नार। तो यहाँ पे मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया है फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर OBC इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मंडल कमीशन, ध्यान करो, मंडल कमीशन रिपोर्ट, ठीक। So the correct answer is Mandal. The Mandal Commission had recommended reservation for OBCs in central and state government. Clear है? Next, Dash was the name given to the voluntary service rendered by the devotees for building Ram Temple in Ayodhya. ठीक है, कौन सा नाम दिया गया है जो लोग वॉलंटरी सर्विस दे रहे थे ताकि राम मंदिर अयोध्या में बने? ठीक है, वॉलंटरी सर्विस रेंडर्ड बाय डिवोटी फॉर बिल्डिंग राम मंदिर इन अयोध्या। कर सेवा, धन सेवा, कर्म सेवा, धर्म सेवा। तो कर सेवक, ठीक है, कर सेवक। और यहाँ से अगर आप लोगों को ध्यान हो तो गुजरात रॉयड से जब कार सेवक आ रहे थे ट्रेन में बैठ के, तो गोधरा में जब उनकी ट्रेन को जब वहाँ पे जला दिया गया था और उसके बाद से फिर दंगे वगैरह हुए थे, तो उनको हम कर सेवा बोलते हैं, और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको हम कर सेवक बोलते हैं, ठीक है, उन इंडिविजुअल को। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे MCQ हो जाते हैं समाप्त। MCQ हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे सारे MCQ होते हैं खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। MCQ हो गए खत्म। अब हमारे क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ हमें 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है, ठीक है, 50 वर्ड्स में लिखना है। और अगर और अच्छे से आंसर लिखना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे पॉइंट्स में लिख देना। यहाँ पे आंसर पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ठीक। क्लियर है? 2 पॉइंट लिख देना। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो 3 कंपोनेंट यहाँ पे, पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देनी है तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे सकते हो। डेफिनेशन दे दिया, The worldwide interconnectedness implies to interlink the world through free flow of goods and services, technology, idea, and people across the globe to the extent of globalization. This contains 3 components. Globalization के 3 component होते हैं। Capital flow, it is the flow of resources through loan or business investment among the country. ये क्या हो गया, ये capital flow हो गया है। कैपिटल फ्लो क्या हो गया कि फ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है थ्रू लोन्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट अमंग द कंट्री, कैपिटल धन, ठीक है। ट्रेड फ्लो, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द कंट्री, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है गुड्स वगैरह, ठीक है। लेबर फ्लो, यहाँ पे एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो विकसित देशों में चले जाते हैं, डेवलप कंट्रीज में रहते हैं, डेवलप कंट्री में चले जाते हैं जहाँ की उनको
जहां उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जहां उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कैपिटल फ्लो हो गया, इनको हाईलाइट कर देना, कैपिटल फ्लो, ट्रेड फ्लो एंड लेबर फ्लो, ये 3 तरीके की चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 चैलेंजेस दैट इंडिया फेस जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कोई भी 2 चैलेंजेस बताओ जो कि इंडिया ने फेस किया है जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। शेप अ नेशन that was united yet accommodative of diversity in our society। एक ऐसा राष्ट्र बनाना जब सबको जोड़ना, मतलब हम यूनाइटेड थे लेकिन तो भी हमें सबको अकोमोडेट करना था, सबकी रीजनल एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करना था, तभी और साथ साथ में सबको एकजुट भी लाना था। ठीक है, तो महाराष्ट्र की अपनी रीजनल एस्पिरेशन होगी, जो तमिल पीपल है उनकी अपनी रीजनल एस्पिरेशन होगी, केरला में जो लोग रह रहे थे उनकी अपनी एस्पिरेशन, वेस्ट बंगाल और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रह रहे थे उनकी अपनी एस्पिरेशन थी। तो यहाँ पे इन सबको अकोमोडेट करना और यूनाइट करना एक था, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। इन पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा आप लोग, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस डाइवर्सिटी में डेमोक्रेसी को सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, डेवलपमेंट को इंश्योर करना, सोसाइटी में सभी के वेलबींग को इंश्योर करना भी एक चैलेंज था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 या और 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के कुछ बताइए जिससे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं चारों पॉइंट को पढ़ देता हूं। अगेन सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर करवाई हुई है, सारी चीजें कवर अप है। ठीक है, तो मैं एकदम उस रीड वाले टोन में नहीं जा रहा हूं कि एक एक शब्द पढ़ूं, एक एक शब्द पढ़ूंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और आपको लगेगा कि सर ये तो हम वीडियो में ही समझ लेते हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहला होगा प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, foster respect for international law and treaty obligation in the dealings of organized people with one another, encourage settlement of international dispute by arbitration। ठीक है, हमें कैसे भी कि कोई भी डिस्प्यूट है तो जो आर्बिट्रेशन है इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग सुलझा सकते हैं एक थर्ड पार्टी के थ्रू, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट की जाए, सारी ट्रीटी वगैरह को माना जाए, एक अच्छे रिश्ते बनाओ बिटवीन दी नेशंस, ये सारी चीज़ें हो सकती है for the promotion of international peace and security। Next question, who was शेख मुजीबुर रहमान? तो बांग्लादेश, जो हम फादर ऑफ बांग्लादेश हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में महात्मा गांधी को हम वो दर्जा देते हैं, महात्मा गांधी को मानते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान को हम बांग्लादेश के लिए कहते हैं। Sheikh Mujibur Rahman was founding leader of Bangladesh. He served as the country's president and it was a strong premier between 1972 and 1975. Rahman was the leader of Awami League. He is popularly known as Bhagabandhu, a friend of Bengal. He is credited as a central figure in Bangladesh liberation movement and it is considered as the father of Bangladesh. His daughter Sheikh Hasina is the current prime minister of Bangladesh. ठीक है, इनका जो बांग्लादेश का जो लिबरेशन मूवमेंट रहा है इसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है और आज की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके पिता हैं वो। ठीक है, तो ये आप शेख मुजीबुर रहमान के बारे में ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। व्हाट इज़ यूनिसेफ? यूनिसेफ क्या है? एंड मेंशन सम ऑफ इट्स फंक्शन। और यूनिसेफ के आप कुछ फंक्शंस भी मेंशन कीजिए। व्हाट इज़ यूनिसेफ? मेंशन सम ऑफ इट्स फंक्शन। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। तो यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये हो गया यूनिसेफ। वो एस्टैब्लिश इन 1946, 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज अ बॉडी whose main task was to collect emergency fund for children and to help them in their development work across the world। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए फंड इकट्ठा करना और जहाँ पे भी और उन चिल्ड्रंस की मदद करना, उन इमरजेंसी फंड का यूज़ करना उन चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिसेफ हेल्प एंड एनकरेज द वर्क दैट प्रमोट चिल्ड्रन हेल्थ एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इसके साथ साथ ही यूनिसेफ जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली काम करता है चिल्ड्रन की हेल्थ पे, बेटर लाइफ पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डेवलपिंग कंट्रीज
वर गिवन एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ध्यान करो, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्यों एग्जेम्पशन मिले थे क्योटो प्रोटोकॉल के प्रोविजन से? बिकॉज ऐसा था कि डेवलपिंग कंट्री का ये स्टैंड था कि आज तक जो पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन सबसे ज्यादा किसने किया? डेवलप कंट्रीज ने किया। इंडस्ट्रीज डेवलप कंट्रीज में है, पोल्यूशन इन्होंने किया है, तो इनका भुगताना ये क्यों भरे? इन दोनों के बीच में कुछ अलग अलग चीजें होना चाहिए ना। इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिडक्शन में, ठीक है। और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये भी योगदान देंगी, लेकिन इनका कम होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे तो चलो ठीक है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी डेवलप वर्ल्ड में और डेवलपिंग कंट्रीज में, और इसी के चलते डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिला। The parties to protocol agreed that largest share of global emission of greenhouse gases has originated in developed countries। ठीक है, जो larger house of greenhouse emission है वो developed country में origin हुआ है। It was acknowledged that per capita emission, ये acknowledge किया गया कि जो per capita emission of greenhouse gases like carbon dioxide was still relatively low in developing countries. Therefore, developing countries such as India, China were exempted from the requirement of क्योटो प्रोटोकॉल। और ये पाया गया कि आज भी जितना पोल्यूशन हो रहा है वो उनमें ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वहां पे ज्यादा है कंपैरेटिवली हम लोगों से, हमारी कंट्री से, तो उनको ज्यादा अपना योगदान देना पड़ेगा। बिकॉज they were the one who have polluted the environment, they were the one for the greenhouse emission, they were the one for the depletion of ozone layer। हमारा योगदान है, लेकिन हमारा कम है क्योंकि उनका 250 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, तो उन्होंने 250 साल पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जितना अपना किया है उसका भुगतान अब हम लोग भुगत रहे हैं सभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे यहाँ आ गए 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो या तो आंसर आप यहाँ पे 100 वर्ड्स में लिख दो, 100 वर्ड्स, और 100 वर्ड्स और 4 पॉइंट्स, ठीक है। या तो 100 शब्द या 4 पॉइंट, देख लो, ठीक है। 100 वर्ड्स या फिर 4 पॉइंट्स। क्लियर है? तो अब देखते हैं 4 पॉइंट को समझते हैं। Now describe any 4 steps taken by इंदिरा गांधी to implement गरीबी हटाओ प्रोग्राम। इंदिरा गांधी के द्वारा कोई भी 4 स्टेप्स बताओ जो गरीबी हटाओ प्रोग्राम का जब इंप्लीमेंटेशन के लिए इंदिरा गांधी ने कौन से 4 बड़े कदम उठाए हैं, हमें उसको यहाँ पे बताना है। फॉलोइंग वर द स्टेप्स टेकन बाय इंदिरा गांधी टू इम्प्लीमेंट द गरीबी हटाओ प्रोग्राम। ये फॉलोइंग स्टेप्स लिए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज वेर प्रोवाइडेड to the public in very easy steps so as to increase the financial power of unemployed people. This reduce unemployment in nation। जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास रुपये आएगा तो गरीबी से बाहर आएंगे। गरीबी हटाओ was also added in 4th 5-year plan of government। In this way policy became supreme motive of the government। जो गरीबी हटाओ है वो इस शब्द को भी ऐड किया गया 4th 5-year plan में, ताकि ये एक सेंट्रल थीम बन जाए गवर्नमेंट का। This program was designed to reach out directly to the poor and marginalized. The mediators in the system were removed। ये जो प्रोग्राम थे ये डायरेक्टली गरीब लोगों से कनेक्ट करने का था, तो जो बीच के लोग थे उनको हटाना था, ठीक है। This policy promoted the educational, employment and economic interest of the weaker section of people, particularly SCs, STs and the OBC। इस पॉलिसी ने प्रमोट किया एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों को, वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल को, पर्टिकुलरली SCs, SC, OBC का भला करने की कोशिश की है इस पॉलिसी ने। तो ये 4 स्टेप्स आप लोग लिख सकते हैं, और भी इसमें आप पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं। गरीबी हटाओ में बस यही लिखो कि गवर्नमेंट ने रोजगार, एजुकेशन वगैरह दिया। एजुकेशन लिख दो, एजुकेशन के बारे में अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखोगे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखोगे। और बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो और स्कीम्स के बारे में लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब टेररिज्म एज ए न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। टेररिज्म को डिफाइन करो एज ए न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। टेररिज्म को हमें डिफाइन करना है
कैसे? एज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। टेररिज्म एज अ थ्रेट। टेररिज्म refers to political violence that target innocent civilians deliberately and discriminately। जो टेररिज्म है वो क्या है? वो पॉलिटिकल वायलेंस है जो टारगेट किया जाता है इनोसेंट सिविलियंस को डेलिबरेटली, जानबूझ करके। इट इन्वॉल्व सिटीजन्स और अ टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री। ये सिटीजन्स को टारगेट करता है और टेरिटरी ऑफ मोर देन, मतलब टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं होती ना, आज यहाँ धमाका हुआ, कल वहाँ धमाका हो जाएगा, परसों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप सीक टू चेंज अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और अ कंडीशन दैट दे डू नॉट लाइक, दे डू इट बाय फोर्स, थ्रेट ऑफ फोर्स, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप क्या, कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या कोई चीज़ उन्हें जो पसंद नहीं आती वो उसको चेंज करने के लिए चेंज करना चाहते हैं और वो उसे डरा धमका के। Civilians targets are usually chosen to terrorize the public and use of unhappiness of public as a weapon against national government or parties in conflict। Civilians को टारगेट ये लोग इसलिए करते ताकि एक डर बना रहे लोगों में, ठीक है। Classic case of terrorism involve hijacking planes, planting bombs in train, cafes, markets and crowded places, ठीक है। जो क्लासिक एग्जाम्पल है टेररिज्म के, प्लेन को हाईजैक कर देना, बॉम्ब वॉम्ब से उड़ा देना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? इससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है, लेकिन उनका टारगेट वो पब्लिक नहीं होती है, वो सिर्फ डराना चाहते हैं इस एक्टिविटी से। वो क्या करना चाहते हैं? वो सिर्फ डराना चाहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो ये है टेररिज्म एज अ न्यू थ्रेट टू सिक्योरिटी में आप ये पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। हमें 4 कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में हमें लिखना है। हाईलाइट एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। 4 कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में लिखना है, जो 4 कॉन्सिक्वेंसेज लिखना है इंडिया की पार्टीशन के लिए, मतलब ठीक है कि पार्टीशन क्यों हुआ था, हमें उसके 4 कॉन्सिक्वेंसेज बताना है। The partition was abrupt, unwanted, painful transfer of population that had the following consequences। जो पार्टीशन था वो बहुत abrupt था, unwanted था, painful था, ठीक है। और ये following consequences हमें देखने को मिला जब पार्टीशन हुआ, तो ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। In the name of religion, people from communities started killing and maiming each other। Places like Kolkata, Amritsar, Lahore became divided into communal zone। जब पार्टीशन हुआ तो रिलीजन के बेसिस पे लोग एक दूसरे को मारने लगे। कोलकाता, अमृतसर, लाहौर में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कम्युनल जोन बन गए, ठीक है। हमारे बीच में जो एकता थी वो एकता कहीं ना कहीं छूट गई। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड फ्लीड देयर होम टू सीक रेफ्यूजी इन रेफ्यूजी कैम्प। दे फाउंड अनहेल्पफुल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन व्हाट वाज अंटिल रिसेंटली देयर ओन कंट्री, ठीक है। माइनॉरिटीज इधर उधर से भाग रही थी, ठीक है, और पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर पा रही थी क्योंकि क्लियर ही नहीं था हो क्या रहा है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन उनको बिल्कुल अपनी खुद की कंट्री में थे वो, तो भी उनकी हेल्प नहीं हो पा रही थी। वुमेन वर अबडक्टेड, मेनी वर रेप्ड, किल्ड, लूटेड, फोर्स्ड टू मैरी एंड वुमेन वर ऑल्सो फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन। चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फैमिली, ठीक है। विमेंस को मारा गया, रेप हुआ वहाँ पे, फोर्सफुल कन्वर्जन वगैरह हुए, बच्चों से उनके माँ बाप दूर हो गए। ये सारी चीज़ें भी हमें पार्टीशन के समय देखने को मिली थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नक्सलाइज मूवमेंट इन इंडिया, सजेस्ट द वेज एंड मीन्स टू क्रश इट। आप हमें उन कंडीशंस के बारे में बताना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, कंडीशंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया, सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू क्रश इट, ठीक है। आप कुछ वेज और मीन्स बताइए कि इस नक्सलाइट्स मूवमेंट को हम लोग क्रश कर पाए, मतलब खत्म कर पाए। क्रश इन द सेंस ऐसा नहीं, नक्सलाइट मूवमेंट कैसे खत्म हो सकता है, हमें उसके बारे में यहाँ पे बताना है। नाउ द नक्सलाइट्स आर द फॉलोअर ऑफ पॉलिसीज ऑफ मार्क्स एंड लेनिन एंड पर्टिकुलरली एक्टिव इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार एक्सेट्रा। जो नक्सलाइट थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे मार्क्स की आइडियोलॉजी से, लेनिन की आइडियोलॉजी से, और वो एक्टिव थे। कौन से स्टेट में एक्टिव थे? वो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, इन सारे स्टेट्स में वो हद से ज़्यादा एक्टिव भी थे। देयर वॉज अ अपराइजिंग अमंग द एग्रीकल्चर पीजेंट्स ऑफ नक्सलबारी स्टेशन, वेस्ट बंगाल इन 1971. It soon spread to the neighboring region. The movement gave rise to the formation of new political party CPI-ML under Charu Majumdar.
The majority affected areas were backward and tribal areas of these region. Presently, the movement has taken the shape of violence, exploitation, forced labor, etc. तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया है, वही नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में हम लोग मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 वर्ड्स पढ़ते हैं। Why did आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बिकेम कॉन्ट्रोवर्शियल? आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया था, हमें अब उसको समझना है। इसमें वही शॉर्ट में यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन आप लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे। द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बिकेम अ कंट्रोवर्शियल ड्यू टू देयर वाज नो popular support to Akali Dal and its resolution. The Akali Dal government got dismissed in 1980. Akali Dal government dismiss हो गई थी 1980s में. The Akali Dal government started a movement for distribution of waters to river between Punjab and the neighboring states. At the later stage, the movement was taken up by the extremists and insurgents who poses threat to सिक्योरिटी। तो मूवमेंट तो एक वैसे स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में वो मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और वो इंसर्जेंट्स और इनकी उसने एक वॉलेंट रूप ले लिया, तो वो एक थ्रेट बन गया कंट्री के लिए। ठीक है, ये आ गया अब हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। पैसेज का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं ताकि अगर आपको पैसेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप भी पढ़िएगा और मैं तो आपको सॉल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज पढ़िए और आंसर हमें करना है। आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द एडमिशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Analyze the impact of non-implementation of provision of 5th schedule on the growth of left-wing extremism. The persisting drive of the government for the development of large industries in backward areas have resulted in isolating the tribal population and farmers who face multiple displacement with Malankari and Naxalbari. Discuss the corrective strategy needed to win the left-wing extremism doctrine affected the citizens back into the mainstream of social and economic growth. India proximity to two of the world biggest illicit opium growing state has enhanced our internal security concern. Data security has assumed significant importance in the digitalized world due to rising cybercrime. Justice B.N. Krishna Committee report addresses the issues to data security. What in your views are strengths and weaknesses of report relating to the protection of personal data in cyber space? अब यहाँ पे ये हो गया हमारा पैसेज। इस पैसेज में बेसिकली आर्टिकल 244 जो कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज और जो शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज को जो नोटिफाई किया जाता है 5th शेड्यूल के अंदर कि उनको एक अपना एक स्पेस, उनको क्या, उनको एक अपना स्पेस, वहाँ पे उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाती है, उसके बारे में ये पैसेज है। तो अब वहाँ से इसके ऊपर ये रहे सवाल। What is Article 244? Article 244 क्या है? It is a counter growing terrorism and anti-social activism in India. It is about the administration of scheduled areas and tribal areas. It is to counter the problem of extremism or none of the above. तो आर्टिकल 244 क्या है? ये वही हमारे पैसेज की पहली लाइन लिखिए। It is about administration of scheduled areas and tribal areas. ठीक, अगला सवाल। What is the result of large scale industrialization in backward area? जो large scale industrialization है backward areas में, उसका result बताओ। Isolation of tribal people, ठीक है, resulted in the exhaustion of natural resources of these areas, ठीक, resulted into threat of livelihood of the tribal people or all of the above? तो all of the above। सबसे पहले ट्राइबल पीपल का आइसोलेशन, वो एक तो दूर हो जाते हैं, फिर उनके लाइवलीहुड, उनको वहां से एक तरीके से डिस्प्लेस किया जाता है। मान लो अगर यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं और यहाँ पे अगर इंडस्ट्री आके सेटअप हो रही, तो ये जो लोग रह रहे हैं इनको क्या किया जाएगा, इनको डिस्प्लेस किया जाएगा, तो इनका रोजगार इनसे छीना जाएगा। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थे उनसे ये दूर हो जाएंगे और ये और आइसोलेटेड हो जाएंगे। तो ये सभी इसका करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट, What has raised security concern for India? Security concern for India किसने रेज किया है? Communalism, extremism, India's proximity to opium growing state or all of the above? तो the correct answer is option number D
क्योंकि यहाँ पे कम्युनलिज्म से भी सिक्योरिटी कंसर्न हो रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म से भी, ठीक है। और इंडिया का जो प्रॉक्सिमिटी है, जो ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स है, ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स के पास में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पास में, यहाँ पे देखो म्यांमार और ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे और भी कंट्री जो हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है उसकी वजह से इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न भी रहते हैं, ठीक है। तो डी, विच कमेटी रिपोर्ट एड्रेसेस द इशू रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी, कौन सी कमेटी ने उस इशू को, कौन सी कमेटी की रिपोर्ट ने डेटा सिक्योरिटी के इशू को डिस्कस किया है? मंडल कमेटी, BN कृष्णा कमेटी, श्रीनिवासन कमेटी और साइबर क्राइम कमेटी। तो BN कृष्णा कमेटी। ये जो पैसेज था इसमें 2-3 इश्यूज को मर्ज करके एक पैसेज बना है। वैसे यूजुअली एक ही इशू पे पैसेज आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2-3 इशूज को मर्ज करके उन्होंने एक पैसेज बनाया है। तो ठीक है, एक आध कुछ प्रैक्टिस थोड़ा सा रहता है ना, जो हम कन्वेंशनल तरीके से चीजें सॉल्व कर रहे हैं उससे हटके भी हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के लिए भी ऐसा रहेगा कि हाँ सर, अभी तक कुछ कन्वेंशनल, कुछ ट्रेडिशनल तरीके से चीजें सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब भी क्या हुआ, अब भी वो चीज यहाँ पे हमने क्या देखी, अब हमने थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में देखी। बाकी यूजली आपको एक ही इशू पे आना है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैप वर्क क्वेश्चन आ गया। इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 5 स्टेट हैव बीन मार्क्ड एज A, B, C and D. Identify them on the basis of information given below and write their correct names in your answer book with their respective serial number of information. Use alphabet and correct as per the following format. यहाँ पे यूजली जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें 5 रहेंगे, लेकिन वो 4 स्टेट लिखा, 5 स्टेट रहेगा, लेकिन पूछेगा वो 4 स्टेट के बारे में, ठीक है, वो मिसप्रिंट रहता है। तो यहाँ पे 4 स्टेट हैं A, B, C and D जो मार्क करे हैं, उन चारों स्टेट को, ये रहे 4 स्टेट हमारे A, B, C and D, इसको देख लो आप, A, B, C, D है ना, ये हमारे 4 स्टेट है। तो यहाँ पे इन चारों स्टेट का हमें आंसर लिखना है, मतलब हमें मार्क करना है ये जो इंफॉर्मेशन दी है इससे, ठीक। नाउ द स्टेट फ्रॉम विच हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट, कौन सा स्टेट है जिससे हरियाणा अलग हुआ था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 1963, ठीक है भैया, ये बन भी सकता है, आप लोगों को नहीं भी बने तो इसको मैं डाउटफुल में रख देता हूँ, ठीक है। The state which was formed by separating Telugu speaking area from Madras now Tamil Nadu, ये भी चलो ठीक है। The state where Communist Party government was formed in 1957, सिंपल क्वेश्चन है, 1957 में कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का वो हुआ था? तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से स्टेट से हरियाणा अलग हुआ? तो दैट इज पंजाब, देखोगे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला में, जो तमिलनाडु वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहेगा, और अगेन वो ए हम वहां पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सी पंजाब, द स्टेट फ्रॉम विच हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट, तो पंजाब से बना है। दूसरा, द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 1963, 1963 में नागालैंड बना है। देन यहाँ पे द स्टेट विच वॉज फाउंड बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास नाउ तमिलनाडु, वो होगा आंध्र प्रदेश हमारा, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश होगा। यहाँ पे ये यहाँ पे होगा ये है तमिलनाडु, और इसके ऊपर ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सॉरी अगर मैंने उस समय वो बोल दिया हो, मतलब तमिलनाडु, क्योंकि फ्लो में तमिलनाडु ये वाला स्टेट रहा है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। और फोर्थ जहाँ 1957 में सरकार बनी थी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इज केरला, ठीक है। तो पंजाब, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, केरला, ये राइट आंसर है, ठीक है। मैप वर्क का एक ही रूल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर आने की संभावना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो नंबर भी आपको अच्छे आएंगे, ठीक है। अगले सवाल के तरफ बढ़े। स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कार्टून को देखिए और आंसर कीजिए। अब इस कार्टून में कुछ आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि सर क्या है इस कार्टून में, कुछ देख ही नहीं रहा है। तो बेसिकली लिबरेशन बांग्लादेश 1951, इतना अगर आप इसी को देखोगे तो लिबरेशन बांग्लादेश 1951 लिखा है, तो ये कार्टून उसी से रिलेटेड है। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बांग्लादेश लिबरेशन वाला जो वार हुआ था, जिसमें कि हमने मतलब जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में लड़ाई थी और जिसमें इंडिया ने इंटरवीन करके हमने बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री बना दिया, उससे ये सवाल है, ठीक है। ड्यूरिंग हुज रूल पाकिस्तान फेस बांग्लादेश क्राइसिस, किसके रूल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस फेस की? जनरल अयूब खान में, जनरल याहक खान, जुल्फाकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो।
तो जनरल याह खान के उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश क्राइसिस जो थे वो फेस करने पड़े। अगेन एनसीईआरटी अगर बहुत अच्छे से रीड करी होगी तो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। एनसीईआरटी ही वो है, इसको भी एनसीईआरटी को मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 3 बार रीड करना है आपको, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए। क्वेश्चंस टफ आते हैं बेटा, पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस टफ आएंगे। मिनिमम 3 बार आपको एनसीईआरटी रीड करनी ही करनी है, 3 बार से कम में काम नहीं बनेगा, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ 5 बार पढ़ लो, लेकिन 3 बार मिनिमम बोला है मैंने। हाउ लॉन्ग जुल्फिकार भुट्टो गवर्नमेंट लास्टेड? जुल्फिकार भुट्टो की गवर्नमेंट कब तक रही है? 1971 टू 1988, 1971 टू 1976, 1971 टू 1977 एंड 1971 टू 1973। तो 1971 टू 1977 में हमने क्या देखा था, यहाँ पे इतने समय जुल्फिकार भुट्टो की गवर्नमेंट रही है पावर में। हु रिमूव्ड भुट्टोज गवर्नमेंट एंड व्हेन? कौन सी सरकार, किसने भुट्टो को ओवरटेक किया? जनरल जिया उल हक, जनरल याह खान, बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरादरी। तो जनरल जिया उल हक, पहले याह खान थे, फिर जुल्फिकार भुट्टो, देन जिया उल हक, ये रहा इनका असेंडिंग ऑर्डर। याह खान, जुल्फिकार भुट्टो एंड जिया उल हक, ये है यहाँ पे इनका असेंडिंग फॉर्मेट। हु टुक पावर फ्रॉम नवाज शरीफ? बहुत प्रेजेंट है। नवाज शरीफ से किसने पावर ली थी? आसिफ अली जरादरी, बेनजीर भुट्टो, जनरल मुशर्रफ, नन ऑफ द अबव। तो जनरल मुशर्रफ ने पावर ली थी, ये पहले वाली बात हो रही, रिसेंट वाली नहीं तो आप अभी रिसेंट वाला बात करो। पहले जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, नवाज शरीफ बहुत पहले से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले वाले सिनेरियो के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी? Was this the best way to make a transition from communism to capitalism? शॉक थेरेपी क्या थी और क्या ये बेस्ट वे था कि कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं, लेकिन पूरा मैं एज इट इज लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको समझाते रहूंगा। शॉक थेरेपी was a painful transition which became into existence after the collapse of communism in many communist countries. ठीक है, शॉक थेरेपी क्या था? एक तरीके से ट्रांजिशन था, जहां पे कम्युनिज्म कोलैप्स हो रहा था वहां पे ट्रांजिशन हो रहा था, कम्युनिज्म वाली सरकारें गिर रही थी, कैपिटलिज्म आ रहा था, ठीक है। द शॉक थेरेपी वाज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। और सोशलिस्ट और जो शॉक थेरेपी थी वो एक पेनफुल प्रोसेस था। पेनफुल प्रोसेस क्यों? क्योंकि सरकारें गिर रही थी, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या जा रही थी, लेकिन वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट गवर्नमेंट से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ट्रांजिशन हो रहा था। वो ट्रांजिशन सही हो सकता है, उसको तो चलो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी आ रही है सर, लेकिन वो जो प्रोसेस थी वो पेनफुल थी, उसके बारे में पूछा गया। The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe was influenced by World Bank and IMF. This therapy varied intensity and speed amongst the former Second World War countries, but its direction and features were quite similar. No shock therapy was best way to make a transition from communism to capitalism because the following reason. ये जो शॉक थेरेपी थी इसको बैक किया था वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन जैसे इंस्टीट्यूशन ने भी बैक किया था, ठीक है, मतलब इनके द्वारा सपोर्टेड थी। अब ये जो शॉक थेरेपी थी ये बेस्ट नहीं थी, उसके रीजन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये जो शॉक थेरेपी थी वो बेस्ट नहीं थी, और वो क्यों नहीं थी उसे हम समझते हैं। Each of the countries involved in shock therapy was required to take a total shift to capitalist economy, which meant rooting out completely any structure evolved during the Soviet period. जो भी कंट्रीज शॉक थेरेपी की उसमें मतलब अपना ट्रांजिशन जिसका हो रहा था, उनको कंप्लीटली अपना स्ट्रक्चर चेंज करना था। मतलब पहले एक अर्लियर मॉडल चल रहा था और अब टोटली इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, मतलब इस मॉडल को हटा के कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल लेके आना। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन एक्सटर्नल orientation of countries involved. The transition also involved breaking up of existing trade alliance among the countries of Soviet bloc. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस वगैरह थे कि हम दोनों की दोस्ती, हम ऐसे ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज़ें भी ब्रेक हो गई है। अब नए तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, नए रूल्स के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। रशिया द लार्ज स्केल कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स of about 90% of industries
were put up for sale to private individual and company. रशिया में भी 90% इंडस्ट्री, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी इन कम्युनिस्ट कंट्रीज के मुकाबले देखें तो उनको भी 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सेल आउट करने पड़ा. As the work of restructuring was carried out through market forces and not by government directed industrial policy, it led to virtual disappearance of entire industries, and this was called large garbage of the history. The value of ruble, the Russian currencies declined drastically. जो रशियन करेंसी वगैरह थी उनकी वैल्यू एकदम डिक्लाइन हो गई थी, उनकी इकोनॉमी एकदम कोलैप्स जैसी हो गई थी. ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, जो ओल्ड वेलफेयर सिस्टम था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, वहाँ पे जो गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती थी वो डिस्ट्रॉय हो चुका था. द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज रेंडर्ड पॉवर्टी टू लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल. गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज चल रही थी गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ किया, मतलब सरकार अपना काम कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे रही थी. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट बैक कर रही थी और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइवेट प्लेयर की यहाँ पे एंट्री हो रही थी. ठीक है, गवर्नमेंट बैक कर रही थी और प्राइवेट प्लेयर अपनी एंट्री वहां पे कर रहा था. ठीक, फिर और आगे समझते हैं. द मिडिल क्लासेस वेर पुश टू पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी एंड द academic and intellectual power disintegrated or migrated. A mafia came into existence into many countries and started controlling many economic activities. Privatization led to new economic disparity. Post-Soviet states were divided between rich and poor region. ठीक है, जो पॉवर्टी थी उसने नई डिस्पैरिटीज को लेके आया. जो पोस्ट सोवियत स्टेट थे उसमें हम बहुत ज़्यादा डिवीजन देख रहे थे रिच और पुअर रीजन्स के बीच में. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the US hegemony as a structural power with the help of two suitable example. US hegemony को बताओ, US hegemony को explain करो as a structural power with suitable example. ठीक है, hegemony as structural power. This notion emerged from a particular standing of the world economy. The basic idea is that an open world economy requires an hegemony or dominant power to support its creation and existence. The hegemony must possess both the ability and desire to establish certain norm for order and must sustain the global structure. ठीक है, यहाँ पे कोई भी बेसिक आइडिया ये है कि अगर कोई भी ओपन इकोनॉमी, अगर किसी भी ओपन इकोनॉमी को सस्टेन करना है तो अपनी हेजेमनी एक तरीके से क्रिएट करता है. और यहाँ पे क्या होता है, ये जो जिसके पास हेजेमनी होती है, जैसे यूएसए के पास में, तो यूएसए क्या कर रहा है, वो कुछ सर्टेन नॉर्म्स बना रहा है, उसके हिसाब से काम हो रहा है. सर्टेन नॉर्म्स, रूल्स, सारी चीज़ें यूएस के फेवर में होते हैं और अब उनके हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है. हेजेमनी इन दिस सेंस reflected in the role played by the US in providing global public goods. The best example of global public good is sea lanes of communication, the sea routes commonly by the merchant ships. Internet is also example of global public good. Internet is a direct outcome of US military research project that began in 1950. Even today, Internet rely on global network of satellite, most of which are owned by US government. जो इंटरनेट है वो भी एक तरीके से हेजेमनी को दर्शा रहा है. आज की तारीख में सब इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ दिस सैटेलाइट्स इसमें हम लोग देखते हैं कि यूएस ओन्ड ही हैं. ठीक है. Assess the three major factors responsible for the rise of Chinese economy. चाइनीज इकोनॉमी के 3 फैक्टर्स बताओ. तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, इसको एक्सप्लेन आप लोग करेंगे. ठीक है, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ शॉर्ट में, बाकी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आपका होना चाहिए यहाँ पे. ठीक, मतलब ये एक्सप्लेनेशन आप लोग कर देना, मैं इसमें बस एक छोटा सा ही रीड करूँगा. चाइना हैज़ बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड. आज की तारीख में बिगेस्ट है, कुछ टाइम में इंडिया ओवरटेक कर लेगा. लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो चाइना ने बहुत बढ़िया किए. लैंड रिफॉर्म एंड रिसोर्सेज हैव प्रमोटेड चाइनीज इकोनॉमी. द सोवियत मॉडल along with Soviet aid and advice aimed at creating state owned by heavy industry from capital accumulated from agriculture sector. चाइना डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड. चाइना ने क्या किया था, चाइना ने देख लिया था कि सोवियत यूनियन भैया बड़ा कोलैप्स जैसी हालत में, उसको चाइना को भनक लग गई थी, माओ ज़ेडोंग वगैरह इनको भनक लग गई थी कि ऐसे में मॉडल नहीं चल पाएगा. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिज्म सिस्टम में अंदर रिफॉर्म लाना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया, वो हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ. फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया और धीरे धीरे चाइना ने अपनी इकोनॉमी भी ओपन अप करी विथ
उसका कम्युनिज्म को भी मेंटेन करके रखा और धीरे धीरे वो अपनी इकोनॉमी भी ओपन कर रहा था, जिसको जैसी जरूरत, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया जाए ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि चाइना को झटका नहीं लगा, चाइना ने अपनी इकोनॉमी मतलब दिमाग से उसने अपनी इकोनॉमी को जितनी आवश्यकता थी उतनी धीरे धीरे ओपन अप करी। ऐसे ही नहीं कि एक बार में रशिया जैसे मतलब सोवियत यूनियन जैसे ओपन कर दी, और एग्रीकल्चर पे फोकस किया, फिर इंडस्ट्रीज पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो इस तरीके से जो चाइना था उसने टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके चाइना ने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया। चाइना ने ज़्यादातर उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड थी, डोमेस्टिक गुड्स थे, उन्होंने बोला कि हम वैसे करेंगे। जो इंपोर्ट्स थे उसको मना किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर से नहीं बुलवाएंगे, हम खुद क्यों नहीं बना लेते। तो वहाँ से उनकी इंडस्ट्रीज ग्रो होना वहाँ पर शुरू हो गई। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लेकिन चाइनीज डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। देखो जो मैंने बताया, द चाइनीज डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन 1998। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे कभी चाइना में हमें शॉक थेरेपी नहीं देखने को मिली है। क्लियर है? यहाँ पे आप अलग अलग लीडर के नाम लिख सकते हैं, जैसे चाइना की ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो आप सारी चीजें कर लोगे। मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया, जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको एक छोटा छोटा ब्रीफ देते जाऊंगा, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आती जाएगी। हाउ इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, दैट इज सार्क, a major regional initiative by South Asian state to evolve cooperation to multilateral means. Explain. सार्क है वो कैसे एक रीजनल इनिशिएटिव है जिससे कि हम कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, उस पर बताओ। तो हम लोग देखते हैं कि साउथ एशिया जो रीजन है, जो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। बट ये जो सार्क एक तरीके से ये मैसेज देता है, सार्क बिल्कुल मैं मानता हूँ कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन सार्क एक तरीके से ये मैसेज देता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हम सारी कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉपरेशन को स्टैब्लिश करें, कॉपरेशन रहे डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, लेकिन हम हमारा कॉपरेशन वाला जो मन में कि नहीं यार देख लेते हैं, हो सकता है बातचीत से चीजें सुलझ जाए, हो सकता है ट्रेड वगैरह करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली सुलझ जाएगी। ठीक है, तो जो सार्क है वो एक रीजनल इनिशिएटिव था साउथ एशियन स्टेट के लिए। ठीक है, ताकि हम उससे कॉपरेशन करें। सार्क के मेंबर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, साफ्टा। ठीक, जो कि क्या प्रमोट करता है? जो कि फ्री ट्रेड जोन फॉर होल साउथ एशिया, जिससे हम फ्री ट्रेड, ये जो ड्यूटीज वगैरह लगती है ये नहीं लगेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। तो हमने साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज साफ्टा साइन हो चुका है, तो इससे फ्री ट्रेड जोन बन चुका है साउथ एशिया। ठीक है, अ न्यू फेस ऑफ पीस एंड कॉपरेशन माइट इवॉल्व इन साउथ एशिया फिल ऑल कंट्री in a regional law free trade across the border. This spirit is behind the SAFTA. अगर हम बहुत अच्छे से ट्रेड करें, बहुत मतलब क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है तो और ज़्यादा कॉपरेशन इनहांस होगा। ऑल्दो हम लोग देखते कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक एंडेमिक का है, लेकिन दोनों कंट्रीज अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे काम करें कि हम पाकिस्तान में ये कॉन्फिडेंस है उनकी सरकार को कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाकायदा वो भी दे। इंडिया तो हमेशा एक बहुत प्रोएक्टिव रहा है, इंडिया ने कभी भी ऐसे सामने से वार नहीं छेड़ा है। ठीक है, तो सेम वे अगर दोनों कंट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे काम करेंगे तो और चीज़ें सुधरेंगी। ठीक, नाउ इज नेपाल ऑन अ पाथ ऑफ डेमोक्रेसी क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क को समझो, क्या नेपाल डेमोक्रेसी के पाथ पे है, तो वो बताना है। तो यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग से लिख दोगे कि नेपाल एक हिंदू किंगडम रहा है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए बार बार क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे बार बार प्रोटेस्ट हुए हैं, फिर वापस से मोनार्की आ गई, फिर डेमोक्रेसी, फिर फाइनली अच्छे से पार्लियामेंट, नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, पार्लियामेंट आ गई और अब डेमोक्रेसी वहाँ पे अच्छे से चल रही है नेपाल में आज की तारीख में। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट भी हुए हैं जिसको किंग ने एक्सेप्ट भी किया है। ठीक, लेकिन बाद में जब वहाँ पे वायलेंस वगैरह होता है 1990s में किंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो माओइस्ट जो नेपाल के रहते हैं वो और बहुत सारे ग्रुप जो रहते हैं
जो एलाइट रहते हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब जब उसमें आ जाते हैं, मतलब वॉयलेंट टैक्टिक्स में आ जाते हैं, तब वहां पे पार्लियामेंट को वापस डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन अगेन 2006 में क्या होता है, 2006 में फिर से पूरी कंट्री में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होते हैं, और यहाँ पे फिर यहाँ पे वापस से जो पार्लियामेंट का जो लोकसभा, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट का मतलब नेपाल का पार्लियामेंट का लोकसभा, नेपाल की लोकसभा, मतलब मैंने लोकसभा बोला तो मतलब नेपाल मतलब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको कि डिसॉल्व किया था 2002 में, वो वापस से अपना काम करने लग जाता है। और आज की तारीख में वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को राइट्स दी गई है, और डेमोक्रेसी एक, और नेपाल एक डेमोक्रेसी के पाथ पे है। ठीक है। एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताओ श्रीलंका में। तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो उसके बीच में था, एक सिन्हलास था, सिन्हलास कम्युनिटी, और दूसरा तमिल्स के बीच में। जो तमिल्स हैं वो उनका ओरिजिन इंडिया में है, ठीक है। उनको ब्रिटिशर्स के समय वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टी प्लांटेशन वगैरह के लिए माइग्रेट हुए। जब श्रीलंका को वहाँ पे आज़ादी मिली तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के लिए सिन्हलास को उन्होंने क्या किया, सिन्हलास को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें दी। तो तमिल वाले ग्रुप को लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी LTTE। इस LTTE ने क्या किया, वॉयलेंट प्रोटेस्ट किया। किसके अगेंस्ट किया? वॉयलेंट प्रोटेस्ट किया, सिन्हलास के अगेंस्ट, ठीक है। और इसी के चलते जो यहाँ पे सरकार थी वो LTTE को दबा रही थी, LTTE को दबा रही थी। इसके बीच में इंडिया को यहाँ पे उतरना पड़ा। क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि इंडिया में जो तमिलनाडु के लोग हैं वो इन तमिल पीपल से बहुत ज़्यादा वैसे रहते, कनेक्टेड रहते हैं कि हमारे भाई बंधु हैं। तो इंडिया को लग रहा था कि अपने लोग को यहाँ पे मारा जा रहा है, तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पे आई। लेकिन कुछ ऐसा समस्या आ गई कि ये जो LTT ग्रुप है ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को ही मानने लगे, और अल्टीमेटली फिर इंडिया ने वहाँ से अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहां से विड्रॉ कर लिया। और इसी के चलते हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को उनका जो असैसिनेशन है वो हो जाता है, वो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। और जो हमारा जो इंडिया का जो इंटरवीन करना था श्रीलंका के पॉलिटिक्स में, उसको जो फॉरेन जो हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जो वो हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो साइंटिस्ट है, जो थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, वो इसे बोलते हैं द ब्लंडर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, की इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी गलती रही है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये तमाम चीज़ें हमको यहाँ पे श्रीलंका में देखने को मिली है। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the economic implication of globalization? How has globalization impacted India with regards to its particular dimension? इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक फ्लोज हो रहा है अमंग द वेरियस कंट्री। यहाँ पे ट्रेड वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट पे वो घट रहे हैं। इंटरनेट कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस इनहांस हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमें और भी मतलब जैसे जॉब्स वगैरह आ गए। इंडिया बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप होने लग गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया है, ठीक है। हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सोचने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी लिख देना। नेगेटिव भी ये है कि हमारे जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, उनका बिजनेस ठप होते जा रहा है। क्योंकि जब MNCs वगैरह जब बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है तो हमारे जो छोटे छोटे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं हम बोलते हैं उनकी जो पहचान थी वो पहचान कहीं ना कहीं लुप्त नज़र होते आ रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नाउ What are some of the cultural consequences of globalization? जो cultural consequences है वो बताओ। तो cultural consequences में in general पूछा है, इंडिया को लेके नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं imposition of western culture, globalization के नाम पे हम लोग क्या देख रहे हैं? In the name of globalization, what we are witnessing? We are witnessing imposition ऑफ क्या? इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी पूरे वर्ल्ड में वो अब यूनिफॉर्म होती जा रही है। सब जगह वेस्टर्न कल्चर, अमेरिकनाइजेशन, मैकडोनल्ड्स, पिज्ज़ा, गूगल, यही सारी चीज़ें चल रही, हॉलीवुड मूवी चल रही। नहीं तो हम क्या, अफ्रीका का अपना कल्चर, एशिया का अपना कल्चर, यूरोप का अपना कल्चर, ठीक है, सबके अपने अपने, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया का अपना कल्चर। तो लेकिन अब हम कहीं ना कहीं कल्चरल होमोजेनाइजेशन देख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो गरीब कंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा और ज़्यादा डेंजर है क्योंकि उनका हेरिटेज कहीं ना कहीं
लॉस होते जा रहा है यहाँ पे। बट द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर नॉट नेगेटिव। कई बार ऐसा होता है कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव नहीं होते, लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव सेंस भी होता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि मतलब कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसने हमारी चॉइसेस को भी इनहेंस कर दी है। मतलब एक आर्गुमेंट आपने दे दिया इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, अब आप उसी को काउंटर करोगे या मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस है। पहले मेरे पास चॉइसेस थी कि सिर्फ या तो पाव भाजी खा लो या मसाला डोसा, है ना, लेकिन अब मेरे पास ये चॉइस है, अगर मैं मॉल जा रहा हूँ कि मैं पिज़्ज़ा भी खा सकता हूँ, मैं बर्गर भी खा सकता हूँ, मैं और तमाम तरीके की चीज़ें पास्ता वगैरह भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं मसाला डोसा भी खा सकता हूँ, मैं पाव भाजी भी, मैं छोले भटूरे भी। तो क्या हुआ, चॉइसेस को इनहांस कर दिया। ऐसा नहीं है कि कल्चर में होमोजेनाइजेशन आ गया, बल्कि चॉइसेस को इनहांस कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन है लोगों के पास में। इसमें आप ये लिखोगे कि अब लोग क्या करते, अब लोग ऊपर से कुर्ता पहन लिया और नीचे से जीन्स पहन ली, तो ये क्या हो गया, एक मिक्सिंग वाला हो गया ना, इंडियन एंड वेस्टर्न का एक मिक्स फॉर्म आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पैजामा कुर्ता को सब भूल गए और जीन्स टी शर्ट को नहीं। अब लोग कुर्ता पहन के जीन्स पहन रहे, तो उसने क्या किया, उसने हमारी चॉइसेस को, उसने हमारे टेस्ट को एक तरीके से क्या कर दिया, एक तरीके से इन सारी चीज़ों को इन्हांस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा 7वां वाला सैंपल पेपर भी होता है यहाँ पे समाप्त। आई थिंक आप सारे सैंपल पेपर देख रहे होंगे। सारे सैंपल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग बहुत सीरियसनेस के साथ लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करवाए हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं, लेकिन बहुत बार आपकी तरफ से शिकायत आती है कि सर हमको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहा है। तो एक काम करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करोगे तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ओपन अप होगी। आप वहाँ से भी सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। आलसी आ रही सर कौन जाएगा वेबसाइट पे, तो एक काम करो, प्ले स्टोर से जाओ, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप के माध्यम से भी आप इन सारे वीडियोस को एकदम 100% फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आप लोगों के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बुक्स हो गई, ई बुक्स हो गई। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी हासिल करना है तो इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इन तमाम कोर्सेज के वीडियोस आपको 100% फ्री मिलते हैं, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, सीयूईटी हो गया, ये तमाम कोर्सेज के वीडियो आपको 100% फ्री मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपसे वादा करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का, जो कि हम उस वादे पे हमेशा खरे भी उतरते हैं। आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक पेज से, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।